हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। सीएनए शुरू करने से पहले आज हम डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। एसए का है ये क्वेश्चन। इंडिया एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड नीड फॉर ए न्यू नैरेटिव। भारत और बहुध्रुवीय विश्व, एक नए आख्यान की आवश्यकता। तो यहाँ पे आज आपको मैं एक सैम्पल ऐसे दिखाऊंगी आपको, और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप सिमिलर ऐसे जो है लिख करके भेजें, जिससे कि हम उसको जज कर सकें या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जा सके। क्योंकि जब 3000 से 5000 वर्ड आप किसी चीज़ पे लिखते हैं तो आपका सारी क्लैरिटी सामने आ जाती है। तो यहाँ पे जो है बच्चों को ऐसे में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, कैसे फ्रेम करना है, शुरुआत कैसी होनी चाहिए, बॉडी में हमें क्या लिखना है, कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है। और हम बहुत सारे इस तरह के एसेज लेकर के आएंगे, अलग ही ऐसी सीरीज़ निकालेंगे हम। आज सिर्फ एक सैम्पल ऐसे है जिसको हमने सीएनए के साथ क्लब किया है। अगर आपको पसंद आएगा तो ऐसे की सीरीज़ भी चालू कर दी जाएगी। अब क्वेश्चन में पेपर नंबर 3 से हमारा एक क्वेश्चन है आज। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जीवीए एंड जीडीपी? व्हाट इज़ द नीड ऑफ कैलकुलेटिंग जीवीए? तो जीवीए और जीडीपी में क्या अंतर है और जीवीए की गणना की क्या आवश्यकता है, तो इन दोनों को आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एफएक्यू हमें देखना है, वाई आर जीवीए फिगर्स इन फोकस नाउ? हाउ इज जीवीए डेटा रेलेवेंट व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इज अनाउंस्ड इन जीडीपी टर्म्स? तो ये हम देखेंगे कि जीवीए क्या होता है और जीडीपी के कंपैरिजन में जीवीए का क्यों फोकस है इस वक्त। तो देखिए, एनएसओ ने क्या किया था कि 29 मई को प्रोविजनल एस्टिमेट रिलीज़ किए थे नेशनल इनकम के लिए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के। एनएसओ के अनुसार जो रियल जीडीपी है तो वो इस पूरे फिस्कल ईयर में ये एस्टिमेट किया गया था कि ये 4.2% थी। पिछले साल से 4.2% एक्सपेंड हुई है। तो ये जो एक्सपेंशन का रेट है वो स्लोएस्ट है पिछले साल में। तो आपको पता ही होगा, जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी के फिगर्स बताते हैं कि 4.2% ग्रोथ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है 4.2% हमारा जो है ग्रोथ रहा। मतलब पिछले साल से हम इतना परसेंट ज़्यादा ग्रो किए हैं। तो इस बार जो जीडीपी की हमारी एक्सपेंशन हुई वो केवल 4.2% थी, और ये पिछले 11 साल में स्लोएस्ट पेस है ग्रोथ की। जीडीपी की जो ग्रोथ रही है लास्ट क्वार्टर में, मतलब जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में, वो केवल 3.1% थी। जब ये डेटा रिलीज हुआ था उसके साथ साथ जीवीए का भी डेटा रिलीज हुआ था, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, इस बार जो है बेसिक प्राइस का डेटा रिलीज हुआ है। यूजुअली क्या होता है कि जीवीए का जो मेथोडोलॉजी थी 2015 से पहले, वो उसमें हम बात करते थे जीवीए एट डोमेस्टिक आपकी जो फैक्टर कॉस्ट, बट इस बार बेसिक प्राइसेस का डेटा रिलीज हुआ है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बेसिक प्राइस का मतलब देख लेते हैं। बेसिक प्राइस का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी अगर सामान मिल रहा है मार्केट में, तो उसका जो मार्केट प्राइस है उसमें से अगर आप वैट और या फिर कोई भी सेल्स टैक्स है उसकी वैल्यू घटा देंगे, कोई भी आपका जीएसटी है उसकी वैल्यू आपने माइनस कर दी और सब्सिडी की वैल्यू को ऐड कर दिया, तो ये जो प्राइस निकल के आया इसको बेसिक प्राइस कहा जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपका फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में केवल जो आपका जो भी आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी जो कॉस्ट लगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में। तो एक सिग्निफिकेंट बात ये है कि जो डेटा पिछले 3 क्वार्टर में रिलीज किया गया था एनएसओ के द्वारा, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट रिविजन्स देखे गए हैं। तो अब बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? बेसिक प्राइस तो आपको मैंने समझा दिया। अब आपको डिफरेंस आएगा कि जीडीपी और जीवीए में क्या डिफरेंस है। जीडीपी तो आपको पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री, मतलब अगर कोई भी चीज़ कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होती है तो उसको हम जीडीपी बोलते हैं। कुछ भी आपने, चाहे वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया हो, चाहे वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया हो, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, कोई भी चीज़ जो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर बनाई जाती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो अगर ये जो हमारी 2015 में था कि एक रिव्यू किया गया था जीडीपी मेजरमेंट अप्रोच का, इंडिया ने चेंजेस किए थे अपने नेशनल अकाउंट में, और उनको जो है कन्फर्मिटी लेकर के आए थे। यूएस का जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग हमने कन्फर्मिटी लाए थे, जिससे कि जो हमारा एक वो होता है, मतलब कंपैरिजन होता है, वो ईजी हो जाए।
तो अगर हम बात करें यूएस के सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स की, तो वहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है उसमें कैलकुलेशन ग्रॉस वैल्यू एडेड के टर्म्स में कैलकुलेशन होता है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब है आपकी जो इकोनॉमी है वो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, फाइनल प्रोडक्शन जो भी हुआ, उसमें से अगर हम फाइनल गुड्स की वैल्यू, फाइनल वैल्यू में से अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स का जो कंजम्पशन है या रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है अगर वो माइनस कर दें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर का। इसी तरह से सेकेंडरी का निकालेंगे, इसी तरह से टर्शरी का निकालेंगे। अब इन तीनों का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है अगर वो हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाती है। तो बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होगा? GVA इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ये होता है आपका। और ये आपकी जो हमने यहाँ पे आउटपुट की जो वैल्यू निकाली है ये अब इंडिया ने किस पे किया है? पहले करती थी वो फैक्टर कॉस्ट पे, अब हमने कर दिया बेसिक प्राइस पे। तो बेसिक प्राइस का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था, कोई भी प्राइस गुड्स और सर्विसेज का, उसमें से अगर हम सेल्स टैक्स या वैट को माइनस कर दें और सब्सिडी को अगर हम ऐड कर दें तो हमारी वो बेसिक प्राइसेस हो जाते हैं। तो इंडिया पहले भी GVA को यूज़ करती थी बट फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे करती थी, और GDP को भी फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे निकाला जाता था, कंप्यूट किया जाता था। अब जो नई मेथडोलॉजी है ये जो है इसने बेस ईयर को शिफ्ट कर दिया था, 2004-5 से शिफ्ट करके 2011-12 कर दिया था। तो एक तो हमारी नई मेथडोलॉजी जो कि 2015 में आई थी, उसमें हमने एक चेंज तो ये किया था कि हमने बेस ईयर को 2011-12 के रूप में कैलकुलेट किया था। दूसरा हमने जो है GVA को बेसिक प्राइस पे करना शुरू कर दिया था। तो GVA अब बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट होता है और पहले ये GVA जो है हमारा फैक्टर प्राइस पे कैलकुलेट होता था। और GVA को जो है हमने प्राइमरी मेजर कर दिया है आउटपुट का इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में। और जब हम GVA में नेट टैक्सेस जो ऐड कर देते हैं तो वही जो है GDP हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो नई मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, GDP कैसे हमने कैलकुलेट किया? ग्रॉस वैल्यू एडेड, और इसमें हमने जो है सारे नेट टैक्सेस जो है ऐड कर दिए, तो ये हमारा जो है GDP निकल के आ जाता है। ये नई मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग है। तो GVA का जो डेटा है जो NSO रिलीज़ करता है ये हमारा क्वार्टरली रिलीज़ होता है, एनुअल एस्टिमेट भी रिलीज़ इसमें किया जाता है। और इसमें हमने टोटल 8 कैटेगरीज़ में ये रिलीज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, दूसरा माइनिंग और क्वायरिंग, तीसरा हमारा मैन्युफैक्चर हो गया, चौथा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और बाकी यूटिलिटी सर्विसेज हो गया, पाँचवा कंस्ट्रक्शन है, सिक्स्थ है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, सेवन्थ आपका फिनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज है, एट्थ आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज है। तो हमने जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर आपको बताए थे वो बेसिक जो है इकोनॉमिक्स की थ्योरी में यूज़ होते हैं। फिलहाल हमने टोटल जो इंडिया की इकोनॉमी को डिवाइड किया है इतने अलग अलग 8 अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया है, और यहाँ पे हम अलग अलग सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं। अब जो लेटेस्ट नंबर हैं GVA के, उसमें अटेंशन क्यों मतलब लोग क्यों इस पे जो है अटेंशन सीख कर रहे हैं या फिर क्यों इस पे उंगलियां उठा रहे हैं? देखिए, NSO ने फरवरी में नेशनल इनकम का जो है एस्टिमेट रिलीज़ किया था, और फिस्कल जो थर्ड क्वार्टर की थी वो भी हमारा जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट था GDP का वो भी रिलीज़ किया था। उस एस्टिमेट में GVA को जो है देखा गया था कि पहले 3 क्वार्टर्स में GVA आपकी 5.4% है, 4.8% है और 4.5% है। फरवरी के एस्टिमेट में ये भी सजेस्ट किया गया था कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटी सर्विसेज एंड ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट, ये सारे सेक्टर जो है सेम लेवल पर या बेटर जो है बिहेव कर रहे हैं पिछले पीरियड से। बट जो मई का एस्टिमेट आया है उसने जो है डाउनवर्ड रिवीजन देखा है GVA के डेटा में पहले के 3 क्वार्टर्स में। तो आप यहाँ देखिए कि हमने जो फरवरी में रिलीज़ हुआ था डेटा, वहाँ पे 5.4%, 4.8% और 4.5% आपका जो है एस्टिमेशन आया था। बट जो मई में डेटा रिलीज़ हुआ है फाइनल, उसमें क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 का जो GVA है वो रिवाइज़ किया है, और 4.8 हो गया 5.4 से, फिर 4.3 हो गया 4.8 से, और अगेन 3.5 हो गया। तो ये जो रिविजन्स हैं उसके साथ साथ जो हमारी 4th क्वार्टर की एक बैड परफॉर्मेंस रही है, इसने कहीं ना कहीं 2 बड़े सेक्टर्स का अल्टीमेटली जो हमारा जो 2 बड़े सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस रही है। तो अल्टीमेटली हमारा क्या हुआ कि GVA के जो एस्टिमेट थे 2019-20 के, ऑलमोस्ट उनको जो है
फरवरी की फिगर से डाउनग्रेड कर दिया। तो फरवरी में कहा गया था कि 4.9% हमारा जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड रहेगा, वो फाइनली जो है हमारा 2019-20 में 3.9% हुआ। तो जो फोरकास्ट थी उससे काफ़ी 1% जो है कमी आई है एक्चुअल परफॉर्मेंस में। अब अगर हम क्लोजली देखेंगे कि ये जो रिविजन्स हुए हैं तो किस किस सेक्टर में रिवीजन हुए हैं, तो कुछ सर्विस सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा जो है वीकनेस देखी गई है। फॉर एग्जांपल ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। तो ये सेक्टर ऑलमोस्ट आपका 20% जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड को ये जो है कंट्रीब्यूट करता है, और ये एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है ग्रॉस वैल्यू एडेड का। और ये एक मेजर सर्विस कैटेगरी, एक और जो है आपका मेजर सर्विस कैटेगरी का सेक्टर है जो है फिनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर फरवरी में देखेंगे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में इन दोनों सेक्टर्स की, मतलब होटल्स वाला सेक्टर और दूसरा आपका फिनेंस वाला सेक्टर, इनमें जो है हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी थी। मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में देखा गया था कि 5.7% होगी, 5.8% होगी, 5.9% होगी। बट जो लेटेस्ट एस्टिमेट है उनको कट करके 5.7 को काट के 3.5 कर दिया, 5.8 को काट के 4.1 कर दिया है, और 5.19 को काट के 4.3 कर दिया है। अब ग्रोथ एस्टिमेट इन बड़े सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें, इसी तरह से अगर हम ग्रोथ एस्टिमेट की बात करें सबसे बड़े सर्विस सेक्टर की, जो ऑलमोस्ट 1/4 हमारा कंट्रीब्यूट करता है ग्रॉस वैल्यू एडेड को, वो भी शार्पली रिड्यूस हुआ है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में उसकी जो ग्रोथ बताई गई थी वो 6.9, 7.1 और 7.3 बताई गई थी। इसको कट करके 6% और 3.3% कर दिया है। तो ये जो रिविजन्स हैं ये हालांकि दो सेक्टर को पॉजिटिव लाइट में शो करते हैं। तो मतलब ज़्यादातर सेक्टर्स में हमने देखा कि सर्विस सेक्टर में डाउनग्रेडेशन हुआ है पहले के एस्टिमेट से, बट दो सेक्टर ऐसे हैं, दो की सेक्टर हैं जहां पे पॉजिटिव हमने ग्रोथ देखी, और वो दो की सेक्टर हैं आपके, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर का जो पहले 3 का जो ग्रोथ थी वो थोड़ी सी मार्जिनली इंक्रीज हुई है, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, मार्जिनली इंक्रीज हुई है। बट अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगरी देखेंगे तो इसके भी जो नंबर्स हैं ये थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। तो अब जीवीए का डेटा कितना रेलेवेंट होता है, और ये जो आपका देखेंगे कि क्योंकि हमारी जो हेडलाइन ग्रोथ है तो वो हम जीडीपी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का डेटा कितना रेलेवेंट है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो डेटा है वो काफ़ी क्रूशियल है। इससे हमें पता चलता है कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जो हमारा आउटपुट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो जीवीए को अगर हम ऐड कर दें, सारा जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, और उसमें अगर हम नेट टैक्सेस को कंबाइन कर दें तो हमारी जीडीपी आती है। जीडीपी को भी हम अगर बात करें तो उसको भी कंप्यूट करने के लिए सारे एक्सपेंडिचर्स को, अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक तो आपका वैल्यू एडेड मेथड हो गया जिसको हम जीवीए मेथड यूज़ कहते हैं, दूसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो गया जहाँ पे हम प्राइवेट कंजम्पशन को ऐड करते हैं। फिर हमारा जो आपको याद होगा y = C + G + I + X - M। यहाँ पे C हो गया प्राइवेट कंजम्पशन, G हो गया आपका गवर्नमेंट कंजम्पशन, I हो गया इन्वेस्टमेंट, X हो गया एक्सपोर्ट्स, M हो गया इम्पोर्ट्स। तो ये आपका जो है एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी कैलकुलेट होती है। अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो डिमांड कंडीशन शो करता है इकोनॉमी की। तो बेसिकली अभी हमने क्या देखा, जीवीए दिखाता है कि रियल इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, और जीडीपी अगर हमने एक्सपेंडिचर मेथड से कंप्यूट किया है तो हमें पता चलता है कि डिमांड अलग अलग सेक्टर से कितनी है। अगर पॉलिसी मेकर्स की बात करें तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवीए का डेटा उनके पास रहे, जिससे कि वो पॉलिसी इंटरवेंशंस को ला सकें। जो भी सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहा होगा उसको बूस्ट करने के लिए हमारे पास जीवीए का डेटा होना काफ़ी ज़रूरी है। इसी तरह से ग्लोबल डेटा को की अगर स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्मिटी के पर्सपेक्टिव से भी जीवीए का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबली ज़्यादातर कंट्रीज स्पेसिफिकली यूएसए जीवीए के डेटा को यूटिलाइज करती है। जीवीए काफ़ी इंटीग्रल है और नेसेसरी पैरामीटर है इंडिया की या किसी भी नेशन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को गॉज करने के लिए या जज करने के लिए। और कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अगर हमें जो है अट्रैक्ट करना है तो ओवरसीज़ के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जीवीए का डेटा देखते हैं, और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ भी कंफर्म करने के लिए हमें जो है जीवीए का डेटा कंप्यूट करना होता है। तो जीवीए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या ड्रॉबैक्स हैं जीवीए को यूज़ करने में एज ए मेजर ऑफ ग्रोथ। देखिए, कोई भी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स होगा उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो डिपेंडेंट होती है डेटा के सोर्स पे और डेटा की फिडेलिटी पे, मतलब कि डेटा कितना आपका सही है। और ये चीज़ सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, कोई भी अगर आप रिसर्च करेंगे या कोई भी आपकी एनालिसिस होगी वो डिपेंड करती है कि कितना आपका डेटा सही है। तो डेटा की जो एक्यूरेसी होगी वो आपके रिजल्ट की भी एक्यूरेसी को लेकर के आएगा। तो इसी तरह से जीवीए की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड
डिपेंडेंट है डेटा के सोर्स पे और डेटा की कैप्चरिंग पे, कितनी अच्छे से कैप्चर हुई है। अगर डेटा के सोर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारी इकोनॉमिक लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। जीवीए इसीलिए ससेप्टेबल है वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर, मतलब हो सकता है कि डेटा सही से कैप्चर ना हो पाए क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको कैप्चर करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डेटा हमारा फ्लॉड भी हो सकता है। उसी तरह से मेथडोलॉजी भी फ्लॉड हो सकती है यूज़ करने की। आपको याद होगा जब हमने इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन किया था, वहाँ पे हमने बताया था कि एक चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे में, जहाँ पे जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे पुराने, अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने एक रिसर्च की थी और रिसर्च पेपर लिखा था, जीडीपी मिस एस्टिमेशन, लाइक्लीहुड, मैग्नीट्यूड्स, मैकेनिज्म एंड इम्प्लीकेशन। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े किए थे जीडीपी के एस्टिमेशन की उसको देख करके कि हमारा जो जीडीपी का एस्टिमेशन मेथडोलॉजी है वो फ्लॉड है, ऐसा कि अरविंद सुब्रमण्यम ने पॉइंट आउट किया था अपने पेपर में। हालांकि इसको काफ़ी अच्छे से रीबट किया गया है हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो एक पूरा चैप्टर है जहाँ पे इनके इस पेपर का रिबटल किया गया है। तो ये पेपर कहीं ना कहीं शो करता है कि जो मिस एस्टिमेशन हो सकता है डेटा का। हालांकि इसमें जो आगे लिखा हुआ है वो काफ़ी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक अनबायस्ड वो चाहिए, अगर आपको अनबायस्ड व्यू चाहिए तो आपको जो है गवर्नमेंट की साइड पढ़ने के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे का वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना होगा जहाँ पे रिबटल किया गया है अरविंद सुब्रमण्यम के पूरे पेपर का। और मेरी अगर पर्सनल बात करेंगे तो मैं जो है इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से ज़्यादा जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्लियरली शो किया है कि किस तरह से अरविंद सुब्रमण्यम की मैथडोलॉजी खुद फ्लॉड है। तो क्योंकि इनकी मैथडोलॉजी फ्लॉड है तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, हम अगर रिजल्ट पे पहुँचे तो ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल जो डेटा होता है उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं। स्टैटिस्टिक्स हमेशा जो है डिपेंड करता है आपके रिसर्चर के ऊपर, और रिसर्चर की जो मेथडोलॉजी होती हैं उनके अंदर बायसनेस आने के चांसेस रहते हैं। तो जीवीए की अगर बात करें तो जीवीए के अंदर भी कुछ मेथडोलॉजिकल बायसेस हो सकते हैं, और क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वाइड है इसलिए हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि जीवीए का जो डेटा है वो सही से कैप्चर हो पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे थोड़े से सवाल उठते हैं। हालांकि ये सबसे आपका ऑथेंटिकेटेड डेटा है, तो अपनी स्टडीज़ के लिए या इंटरनेशनल जो भी हमें वो करने हैं कंपेरिजन्स करने हैं उसके लिए जीवीए का डेटा ज़्यादा हमारे लिए, जीवीए का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली अगर हमें सेक्टर वाइज एनालिसिस करनी है तो। अब नेक्स्ट आर्टिकल आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिगरिंग आउट कोविड-19 टर्मिनोलॉजी। और ये आपके जो है इसमें से आप क्वेश्चन देख सकते हैं अपने प्रीलिम्स में। तो आप बहुत जल्दी से अलग अलग टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। कोविड क्या है? कोविड का जो टर्म है ये WHO ने कॉइन किया है और ये डिनोट करता है डिजीज़ को जिसने पैंडमिक कॉज किया है। 11 फरवरी 2020 को WHO ने अनाउंस किया था इस डिजीज़ का नाम। इससे पहले जो है इसको चाइना डिजीज़, चाइना वायरस और भी जो है कोरोना वायरस के नाम से कहा जा रहा था। तो इसका जो है फाइनल नेमिंग की गई थी 11 फरवरी 2020 को, और फाइनली इसका नाम रखा गया था कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, जिसको एब्रिवेट करके कोविड कर दिया है। कोविड का मतलब CO का मतलब कोरोना हो गया, VI का मतलब वायरस हो गया, D फॉर डिजीज़ हो गया, और 19 जो है जिस साल में इसका पहला केस बताया गया था, तो इसीलिए कोविड-19 इसका नाम है। अगर हम बात करें WHO की, तो कॉन्शियसली WHO ने इस डिजीज़ का नाम नेमिंग करते वक्त किसी भी एरिया को डिस्टिग्मेटाइज करने के लिए किसी भी एरिया का नाम नहीं रखा है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में उससे पहले, कोविड से पहले इसको वुहान वायरस नाम दिया जा रहा था। तो वुहान वायरस का नाम हटाने के लिए और डिस्टिग्मेटाइज करने के लिए वुहान एरिया को कोविड-19 इसका नाम रखा गया था। अगर हम पर्टिकुलर वायरस की बात करें जो वायरस इस डिजीज़ को कॉज करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एड्स की बात करेंगे तो एड्स जो है HIV जो है एड्स को कॉज करता है। तो इसी तरह से कोविड को कॉज करने वाला वायरस का नाम है SARS-CoV-2। SARS स्टैंड करता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब ये जो है नाम है नए वायरस का, और ये भी आपका फरवरी 11, 2020 को नेम किया गया था। तो कोविड-19 जो नेम है वो WHO ने रखा है, और SARS-CoV-2 जो नेम है वो आपका एक दूसरी एजेंसी ने रखा है जिसका नाम है ICTV, मतलब इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ये दोनों में आपस में डिस्कशंस हुए थे ये नेमिंग करने से पहले। SARS-CoV-2 इसलिए रखा गया है इस वायरस का नाम क्योंकि ये वायरस
सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम की हमें डिजीज़ कॉज करता है। मतलब इसकी वजह से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, और ये सिमिलर कॉम्प्लिकेशन है जैसे पहले के सार्स के साथ हुए थे। तो सार्स 2003 के जो हमारा आउटब्रेक हुआ था उससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं, इसीलिए इसका नाम सार्स CoV-2 रखा गया है। CoV-2 क्यों? क्योंकि ये नया वायरस है, पहले वाला वायरस नहीं है। अब एपिडेमिक की बात करते हैं। एपिडेमिक क्या होता है? जब कोई डिजीज़ का जो इंसिडेंस है, मतलब डिजीज़ का जो प्रेवलेंस है, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में या जोग्राफिकल एरिया में एक एक्सपेक्टेड लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। अगर आउटब्रेक की बात करें तो ये वुहान से शुरू हुआ था, जो कि हुबेई प्रोविंस चाइना में लाई करता है, और यहाँ पे एक क्लस्टर देखे गए थे न्यूमोनिया जैसे केसेस की। पैंडेमिक क्या है? पैंडेमिक का मतलब है ग्लोबल एपिडेमिक। जब एक एपिडेमिक बहुत सारी कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो जाता है तो उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। जनवरी 30 में WHO ने अनाउंस किया था कि कोविड-19 जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है। 11 मार्च को WHO ने अनाउंस किया था क्योंकि कोविड अब एक पैंडेमिक में कन्वर्ट हो गया है। R0 के नाम से आपने देखा होगा, तो ज़ीरो को यहाँ पे नॉट बोलते हैं। तो R0 क्या है? R0 एक बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है। इसका मतलब कि अगर एक पर्सन इन्फेक्ट है तो वो कितने और लोगों को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसको हम R0 कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा जो है आपकी इन्फेक्टिव डिजीज़ होगी उतना ज़्यादा R0 की संख्या ज़्यादा होगी, और जितनी R0 की संख्या ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारे प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ देखी जाएगी। तो R0 एक नंबर है कि जो कि दिखाता है कि जो नए इन्फेक्शन है, मतलब जो आपका वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है वो कितनी दूसरी पॉपुलेशन को और इन्फेक्ट कर सकता है। ये डिटरमाइन करता है कि एपिडेमिक कितने रेट पे ग्रो करेगा। और अगर R0 का वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल 2 और इंडिविजुअल्स को बीमार इन्फेक्ट कर सकता है। मई के एंड की अगर बात करें तो इंडिया की जो R0 वैल्यू है वो 1.22 थी। अब आपने एक और टर्म सुना होगा, कोमॉर्बिडिटीज़। कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या है? बहुत सारी ऐसी हेल्थ कंडीशन जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, मॉर्बिड ओबिसिटी, बहुत ज़्यादा ओबिसिटी जो होती है, लंग डिजीज़, फिर आपका वीक इम्यून सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है किसी भी पेशेंट को ज़्यादा रिस्क पे कर देती हैं इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने की। और उसके साथ साथ जो क्लिनिकल आउटकम होते हैं, मतलब जो रिकवरी का रेट होगा उस पेशेंट का कम हो जाता है। तो इसी को कोमॉर्बिडिटी कहा जाता है। मतलब एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जिसकी वजह से आपको जो है SARS-CoV-2 कॉन्ट्रैक्ट करने का खतरा अगर बढ़ जाता है, या फिर अगर आपने SARS-CoV-2 को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपके जो है मॉर्टेलिटी का जो है रेट है वो बढ़ जाता है, तो उसको जो है कोमॉर्बिडिटी कहा जाता है। तो स्पेशल अटेंशन जो है इस ग्रुप को देनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमें मॉर्टेलिटी रेट कम करना है तो ये जो हमारा ससेप्टेबल ग्रुप है जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन का मतलब है कि किस मोड से वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाता है। तो वायरस की अगर बात करें, वायरस यूजुअली एक्सपेल होता है एरोसोल के थ्रू, मतलब कि एयर के अंदर स्मॉल जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसके थ्रू ये स्प्रेड होता है। जैसे कि जब आप हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, उस वक्त आपके माउथ से आपके जो सलाइवा निकलता है उसके साथ साथ वायरस भी निकल सकता है, और एरोसोल के फॉर्म में एयर में जो है स्प्रेड हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मास्क वेयरिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग को एज अ टूल बताया गया है वायरस से प्रोटेक्शन के लिए। हैंड वॉशिंग से या सोप को यूज़ करने से वायरस इफेक्टिवली किल हो जाता है, और अगर किसी सरफेस पे भी पड़ा है तो सरफेस क्लीन कर रखने से हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट करने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब कोई ऐसा फेस जहाँ पे आप ये नहीं बता सकते कि किसको किससे डिजीज़ कॉज हुई है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मुझे डिजीज़ कॉज हो गई, अब मुझे ये नहीं पता कि मैं किसके संपर्क में आई थी जिसने मुझे ये डिजीज़ दी, तो मैं इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज़, फिर इसको जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज़ कहा जाएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं ट्रेसिंग जो है इम्पॉसिबल हो जाती है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज़ में कंट्री आ जाती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है कि आप आइडेंटिफाई करें उन लोगों को जो कि एक इन्फेक्शियस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए हों। तो मान लीजिए कोई पर्सन है ए, उसको डिजीज़ है, तो अब एक किस किस के संपर्क में आया, उन सबको ट्रेस करने को ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहा जाता है।
फिर सुपर स्प्रेडर कौन होता है? कुछ इंडिविजुअल्स जो है जिनको डिजीज़ हो जाती है, उनके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होती है इस इन्फेक्शन को बाकी लोगों तक पहुंचाने की, तो इसी को जो है सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। मतलब कोई ऐसा इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो कि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दे, उसको सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। अभी हमने देखा था कि R0 की जो वैल्यू है वो 1.22 है। मतलब नॉर्मली जो है एक पर्सन ऑलमोस्ट 1.5 पर्सन को और जो है डिजीज़ कॉज कर सकता है, बट जो सुपर स्प्रेडर है वो 2 की जगह अगर 50-60 लोगों को डिजीज स्प्रेड कर दे तो उसको हम सुपर स्प्रेडर कहेंगे। ये जो करंट पैंडमिक है, यहाँ पे कुछ सुपर स्प्रेडर्स देखे गए हैं जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन में। एग्जाम्पल आपको याद होगा, साउथ कोरिया में जो है एक चर्च के अंदर केसेस आए थे जहाँ पे एक पर्टिकुलर ओल्ड फीमेल ने अपनी चर्च के कॉन्ग्रेगेशन में जो है डिजीज स्प्रेड कर दी थी। तो ये एक सुपर स्प्रेडर का एग्जाम्पल है। पॉजिटिविटी रेट क्या है? पॉजिटिविटी रेट का मतलब कि जितने भी लोग टेस्ट हो रहे हैं उसमें से कितने लोग पॉजिटिव निकलते हैं। तो मतलब जब हमने टेस्टिंग की है, टेस्टिंग में से कितने % लोग पॉजिटिव निकले, उसको हम पॉजिटिविटी रेट कहते हैं। अब इन्फेक्शन फैटिलिटी रेट क्या होता है कि कितनी डेथ अगर हो रही हैं, जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनमें से कितने लोग डाई कर जाते हैं, उसको हम इन्फेक्शन फैटिलिटी रेट कहते हैं। अब ये इसका मतलब ये हुआ, चाहे वो आपके टेस्ट हुए हों या नहीं हुए हों, अगर कोई कोविड-19 के इन्फेक्शन से डाई करता है तो उसको हम इन्फेक्शन फैटिलिटी रेट कहते हैं। अब केस फैटिलिटी रेट क्या होता है? केस फैटिलिटी रेट का मतलब है कि नंबर ऑफ डेथ जो कि कंफर्म्ड केसेस में से हैं, उनमें से कितने लोग डाई कर गए, उसको जो है केस फैटिलिटी रेट कहा जाता है। तो सारी क्या है? सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो खुद भी जो है कोरोना वायरस से कॉज होती है। मतलब कि सेम ट्रांसमिशन मेथड है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के ये थ्रू ये जो है ट्रांसमिट होती है। सिम्टम्स भी सिमिलर हैं, जैसे कि फीवर हुआ, कफिंग हुई, बॉडी एक हुआ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हुई। तो गवर्नमेंट ने सर्वाइलेंस शुरू कर दी है सारी पेशेंट्स की, और किसी को भी इन्फ्लुएंजा जैसी इलनेस है, जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, जिसको ILI है या सारी है, तो उसका भी टेस्टिंग की जा रही है कि उसको SARS-CoV-2 की वजह से ये डिजीज़ तो नहीं है। फिर अब आपका साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक इम्यून रिएक्शन होता है जो कि ट्रिगर होता है जब बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से फाइट कर रही है, तो उसको जो है साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है। जब बॉडी जो है बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस को रिलीज़ कर देती है। साइटोकाइंस बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनो मॉड्यूलेशन करते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी को के इम्यून सिस्टम को जो है टर्न ऑन करते हैं, उसको साइटोकाइंस कहा जाता है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म में क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स को रिलीज़ कर देती है। ये प्रोटीन ब्लड स्ट्रीम में इतने ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं कि ये नॉर्मली जो है ये इम्यून रिस्पॉन्सेस को मतलब रेगुलेट करते हैं, और यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बट सार्स के केस में ये हमें हार्म भी कर सकते हैं और डेथ भी कॉज कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया है कि अगर किसी को कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म्स क्रिएट हो जाता है वायलेंटली, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइन का जो प्रोटीन है वो रिलीज हो जाता है। अब ये साइटोकाइंस क्या करते हैं? हमारे ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं, मतलब कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं। इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो है ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं, और जो हमारा ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है वो सप्रेस हो जाती है। साइटोकाइंस अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटिन्यू करते रहें, फ्लो होते रहें बिना सीजेशन के, मतलब बिना रुके अगर फ्लो होते रहे, तो क्या होगा कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमें जो है हाइपोक्सिया की कंडीशन ला देगा। मतलब इतनी ज़्यादा ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी कि हमारी बॉडी में जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है और डेथ तक हो सकती है। तो एक्सपर्ट का कहना है कि वायरस नहीं मारता है, ज़्यादातर साइटोकाइन स्टॉर्म मारता है। RT-PCR क्या है? RT-PCR का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये प्राइमरी टेस्ट है जो कि कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए कंडक्ट किया जाता है, और ये इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। ये एक सेंसिटिव टेस्ट है जो कि स्वाब सैंपल्स को यूज़ करता है। स्वाब सैंपल्स जो है आपके नेज़ल नाक से निकाले जाते हैं या ओरल कैविटी से निकाले जाते हैं, और इनके अंदर हम देखते हैं कि वायरस के RNA की प्रेजेंस है या नहीं। तो इनकी जो है अच्छी सेंसिटिविटी है, क्योंकि हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर देते हैं इसको डिजीज़ के साथ, और मतलब ये स्पेसिफिक हैं काफ़ी, क्योंकि ये केवल उसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये आपका जो है
अभी जितने भी कोविड के जो डेफिनेटिव टेस्ट है उसके लिए हम RT-PCR टेस्ट कंडक्ट करते हैं। दूसरे तरह का एक टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट। तो एंटीबॉडी टेस्ट जो है आपका चेक करता है कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई पास्ट इन्फेक्शन है SARS-CoV-2 का, तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स रहेंगे। एंटीबॉडीज़ बेसिकली वो प्रोटीन होती हैं जो कि किसी इन्फेक्शन से लड़ती हैं। ये एक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक होती हैं और उस डिजीज़ के खिलाफ हमें इम्यूनिटी ग्रांट करती हैं। स्टेट्स ने कहा है कि वो टेस्टिंग के साथ साथ सीरो प्रेवलेंस भी करेंगी कम्युनिटी के अंदर, मतलब कि एंटीबॉडी टेस्ट को यूज़ करके जो देखेंगी कि क्या आपके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं। इसको सेरो प्रेवलेंस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आपका कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है? ये एक पर्टिकुलर तरीका है जहाँ पे हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ को ड्रॉ करते हैं उन लोगों के बॉडी से जिनको पास्ट में COVID-2 का इन्फेक्शन कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है। इससे क्या हुआ कि ये एंटीबॉडीज़ जिसको भी डोनर जो भी रेसिपिएंट है उसको अगर दी जाएंगी तो उसको हेल्प करेंगी इस कोविड-19 के इन्फेक्शन से फाइट करने में। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्या है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या HCQ एक एंटी मलेरियल ओरल ड्रग है जो कि रिपर्पस किया गया है कोविड-19 के लिए। बेसिकली ये एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया से फाइट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको और भी ट्रीटमेंट्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑटो इम्यून कंडीशन हो तो भी इसको दिया जाता है। इसकी जो कोविड-19 की वैल्यू है अभी एंटायरली रिजॉल्व नहीं हुई है, ये अभी क्लियरली पता नहीं चला है कि ये कितनी इफेक्टिव है। अब फ्लैटनिंग द कर्व क्या है? फ्लैटनिंग द कर्व का मतलब है कि अगर हम अपने जो कोविड-19 के नंबर्स हैं उनको डे बाय डे बेसिस पे अगर हम रिड्यूस कर दें तो उसी को फ्लैटनिंग ऑफ कर्व कहा जाता है। आइडिया ये है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ओवरवेल्म ना हो, बहुत ज़्यादा केसेस ना बढ़ें। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि कम्युनिटी इम्यूनिटी, मतलब कि यहाँ पे जो रिड्यूस अगर इन्फेक्शन को, एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन को, कुछ नंबर ऑफ इन्फेक्शन लोगों को अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो सभी की बॉडी में कंबाइंड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, जिससे कि जो और बाकी लोग हैं वो भी प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। इसको जो है हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। PPEs क्या होते हैं? इनका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये स्पेशल क्लोथ और इक्विपमेंट होते हैं जो कि हेल्थ हजार्ड्स को रिड्यूस करते हैं और अगर आपकी एक्सपोजर है डिजीज़ से तो आपको ये प्रोटेक्ट करते हैं। सो गाइज़, आपने बहुत सुना होगा कि ऐसे के अंदर हम क्या करते हैं, हम इकनॉमी को भी डाल देते हैं, पॉलिटी को भी डाल देते हैं, हिस्ट्री को भी डाल देते हैं, सारी चीज़ें डाल देते हैं और मल्टी डायमेंशनल जो है ऐसे हम लिखते हैं। तो देखिए, ऐसे एक लिखने के लिए आपके पास आप तभी कोई एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं जब आपके पास सब्जेक्ट क्लैरिटी हो। तो सब्जेक्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपके जो तार है ना वो एक साथ जो है फ़्लो करने चाहिए। एक अच्छा ऐसे एक रिवर की तरह होता है जो आसानी से फ़्लो करता रहता है, तो उसके अंदर फ़्लो अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर कहीं पे भी ब्रेक्स नहीं होने चाहिए। आप कुछ भी लिखें, इधर उधर आपको भटकना नहीं है। आप अपने जो है आपको सीधे हिट करना है अपने टॉपिक को, और उसको जो है जितना ज़्यादा तरीके से हिट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डायमेंशंस आप शो कर सकते हैं हिट करने की। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मेरा डायमेंशन का मतलब ये नहीं है कि आपको हिस्ट्री भी डालनी है, इकोनॉमिक्स भी डालनी है, नहीं। मेरा मतलब है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज से जितना ज़्यादा आप उसको लेकर के, उस टॉपिक को लेकर के जितना ज़्यादा आप क्लैरिटी शो कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आइडियाज़ आप बुन सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और दूसरी चीज़ क्या है, आपको देखिए कम से कम 4000 पेज का अगर ऐसे 4000 वर्ड का अगर आप ऐसे की बात करें तो एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस का आपका वो ऐसे बनता है। तो ऐसे में आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ होनी ज़रूरी है, तो डेप्थ की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। तो क्योंकि आपको चॉइसेस मिलते हैं तो आप वो वाला ऐसे चूज़ कीजिए जहाँ पर आप डिटेल में और डेप्थ के साथ, क्लैरिटी ऑफ पॉइंट्स के साथ एक ऐसे फ्रेम कर सकें। अब ये वाला ऐसे हम देखते हैं, इंडिया एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड, नीड फॉर ए नैरेटिव। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? तो हम सबसे पहले देखिए मल्टीपोलैरिटी के बारे में लिखेंगे। पोलैरिटी इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी। ये क्या करता है? ये सीख करता है डिस्क्राइब करना कि एक वर्ल्ड ऑर्डर को जहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर जो है बेस्ड होता है न्यू बैलेंस ऑफ पावर पे। तो अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें तो वर्ल्ड जो है बाईपोलर था और यहाँ पे दो पोल्स थे जो थे USA और USSR।
उसके बाद जब यूएसएसआर के फॉल डाउन के बाद 1990 में वर्ल्ड जो है यूनिपोलर हो गया और अब जो है ये मल्टीपोलर होता जा रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है पावर का, डिफ्यूजन ऑफ पावर इज टेकिंग प्लेस। मल्टीपोलैरिटी ये इम्प्लाई करता है कि मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर हैं। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए मल्टीपोलैरिटी क्या होता है। तो मल्टीपोलैरिटी इम्प्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर। यहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मल्टीपल हो सकते हैं, रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स एटसेट्रा। द मोर पावरफुल कंट्रीज और पोल्स कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज रीजनल हेजमन्स। तो ये जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं ये अपने रीजन में हेगमन का काम करेंगी और वर्ल्ड में ये बैलेंसिंग करके मल्टीपोलर वर्ल्ड को क्रिएट करती हैं। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर मल्टीपोलर है एक्सेप्ट कोल्ड वॉर ईयर्स, दैट इज़ 1945 टू 1989। जो नेशन स्टेट का सिस्टम है जो कि बेस्ड हुआ था ऑन द नोशन ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, ये डिवाइस हुआ था 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया से। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, कॉन्सेप्ट लिखा। यहाँ पे हम वापस चले गए कि मल्टीपोलैरिटी कहाँ से आया है, तो हमने हिस्ट्री भी कवर कर ली, ये डायमेंशन हो गया, बट इसके लिए हम स्पेसिफिकली हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, तो आपको अलग अलग डायमेंशन दिखानी है सेम टॉपिक की, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए मल्टीपोलैरिटी का जो अगर बात करें तो वर्ल्ड हमारा मल्टीपोलर है एक्सेप्ट इन कोल्ड वॉर ईयर्स, दैट इज़ 1945 टू 1989। नेशन स्टेट का जो सिस्टम था इट वॉज बेस्ड ऑन नेशनल सॉवरेनिटी और ये डिवाइस हुआ था 1648 में, किससे, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। वेस्टफेलियन ट्रीटी की अगर बात करें तो ये कल्मिनेशन था 30 ईयर का रिलीजियस वॉर जो हुआ था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट का, वो ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के थ्रू। यहाँ पे बहुत सारी जो प्रिंसिपलिटीज़ थी जो यूरोप के अंदर रहती थी उनको जो है एक ट्रैजेक्टरी मिली थी। उसके साथ साथ बहुत सारे सोवरेन स्टेट्स जो है एग्जिस्ट करने लगे थे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद। तो यहाँ पे फिर टास्क हुआ कि बैलेंस ऑफ पावर को कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो सोवरेन स्टेट्स को इक्विलिब्रियम में करने के लिए म्यूचुअल चेक जो है एसेंशियल था। आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज़ फिर आपस में लड़ने लगी थी, तो ये म्यूचुअल चेक्स जो है एसेंशियल हो जाते हैं और इससे क्या होता था कि इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होता था स्टेट्स में और न्यूमरस हमने देखा था कि उस एरा में बहुत सारे वॉर्स हुए थे यूरोप के बीच में, यूरोप में। तो लेसन जो हम यूरोपियन हिस्ट्री से लर्न कर सकते हैं वो ये है कि मल्टीपोलैरिटी कैन ईजीली लीड टू कैओस। तो मल्टीपोलैरिटी से कैओस भी हो सकता है, गड़बड़ी भी हो सकती है। नेपोलियनिक वॉर की अगर बात करें तो वो अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ था, उसने भी इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यूरोप के भी जो स्टेट्स थे उन्होंने इक्विलिब्रियम क्रिएट किया था, बट नेपोलियनिक वॉर्स के वक्त ये इक्विलिब्रियम अगेन डिस्ट्रॉय हुआ था। नेपोलियन की डिफीट से दोबारा फिर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ और कांग्रेस ऑफ वियना के थ्रू ये क्रिएशन हुआ था। इक्विलिब्रियम अगेन डिस्टर्ब हुआ यूनिफिकेशन ऑफ इटली के साथ और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के साथ। उसके साथ साथ सिस्टम ऑफ अलायंसेस जो हुए थे और काउंटर अलायंसेस जो हुए थे जो कि डिवाइस किए गए थे बिस्मार्क के द्वारा, उन्होंने जो है पीस को क्रिएट किया था 1914 में। तो अगर बिस्मार्क की बात करें तो ये जो है शॉर्ट लिव्ड पीस थी। बिस्मार्क की जो पॉलिसी थी जहाँ पे वो एक अलायंस क्रिएट करते थे आपस में, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने दूसरी अलायंस क्रिएट कर ली थी। तो ये एक पोटेंट स्ट्रैटेजी थी ऑलरेडी, ये एक पोटेंट कॉम्बिनेशन था वॉर का। तो बिस्मार्क की जो पॉलिसी थी, हालांकि उसने पीस क्रिएट की, बट इट वाज आल्सो अ रीज़न फॉर वॉर्स दैट वी एक्सपीरियंस्ड इन यूरोप। फाइनली ये अलायंस का सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया था और यूरोप जो है वॉर में एनगल्फ हो गया, जिसने बहुत सारी कंट्रीज़ के को भी वॉर्स में खींच लिया था जो कि यूरोप के बाहर थी, जैसे कि यूएसए। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने देखा ब्रेक डाउन हुआ था सेवरल यूरोपियन एम्पायर्स का एक साथ, बहुत सारी नई कंट्रीज़ क्रिएट हुई और ये आइडिया जो था नई कंट्रीज़ का, ये आइडिया था सेल्फ डिटर्मिनेशन का। इस आइडिया पे नए स्टेट्स जो है क्रिएट हुए थे। आर्टिफिशियल बाउंड्रीज ड्रॉ हुई थी और कॉन्सिक्वेंस ये हुआ बाउंड्री ड्रॉ करने का कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो कॉन्सिक्वेंस है वो आज भी बहुत सारे एरियाज़ में डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करता है। अब अगर हम बात करें कि वर्ल्ड ऑर्डर की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिएट करने की कोशिश की गई थी वो था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस अगेन एक आइडिया ऐसा था जो कि फेल हो गया और वर्ल्ड दोबारा एक दूसरे वॉर में ड्रॉ हो गया था जो काफ़ी ब्लडी वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1939 से 1945 तक हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए को जो है, यूएसए ने एक लीड ली थी इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर को बनाने की, और ये ऑर्डर जो है डेमोक्रेसी पे बेस्ड था, फ्री मार्केट्स पे बेस्ड था, ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड था और यहाँ पे अपने अपने हेगेमनी जो है क्रिएट की गई थी न्यूक्लियर पावर वेपन्स के द्वारा, यूएसए के द्वारा।
अब ये जो हेगमनी थी ये एक्सेप्टेबल नहीं थी सोशलिस्ट कंट्रीज़ के द्वारा को जो है स्पेसिफिकली वो कंट्रीज़ जो कि यूएसएसआर के द्वारा लीड की गई थी। इसीलिए वर्ल्ड जो है फाइनली डिवाइड हो गया 2 कैंप्स में, और ये 2 कैंप्स जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के 45 ईयर्स तक रहे थे, जब तक सोवियत एम्पायर का ब्रेकडाउन नहीं हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रोसेस हुआ था शुरू डीकोलोनाइजेशन का, वो स्पीड अप हुआ काफ़ी तेज़ी से, और बहुत सारे नए नेशंस का बर्थ हुआ था अफ्रीका में और एशिया में। बहुत सारे जो नए नेशंस थे उन्होंने या तो सोशलिस्ट कैंप को ज्वाइन कर लिया था या कैपिटलिस्ट कैंप को कर लिया था। बाकी कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया वो नॉन अलाइंड प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई थी। जैसे जैसे ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये इवॉल्व हुआ, वैसे वैसे धीरे धीरे हमने देखा कि सोशलिस्ट जो कैंप था वो फॉल डाउन होना शुरू हो गया था, और फाइनली एक ही पोल रह गया था और वो था यूएसए। तो यूनिपोलर वर्ल्ड भी शॉर्ट लिव था। ऐसा नहीं है कि यूनिपोलर वर्ल्ड काफ़ी दिनों तक चला, यूनिपोलर वर्ल्ड भी शॉर्ट लिव था। और इस टर्न ऑफ सेंचुरी के साथ, मतलब 2000 के साथ, हमने देखा कि मल्टीपोलैरिटी का जो आइडिया है वो ज़्यादा बढ़ने लगा था। स्पेसिफिकली जो राइजिंग पावर्स थी एशिया की और बाकी कंट्रीज़ की जो राइजिंग पावर्स थी, उन्होंने जो है ये यूनिपोलर वर्ल्ड को पसंद नहीं किया था, और उसके साथ साथ उन्होंने जो है फोकस करना शुरू कर दिया कि वर्ल्ड मल्टीपोलर होना चाहिए। आइडिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड का आज भी एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट है। इसके ये मतलब एक काफ़ी सॉलिडिफाइड कॉन्सेप्ट नहीं है, काफ़ी फ्लूइड कॉन्सेप्ट है, चेंज होता रहता है। बहुत सारी कंसेप्शलाइजेशन है इस ऑर्डर की, और बहुत सारे अप्रोचेस हैं मल्टीपोलर ग्लोबल इश्यूज, और इसमें बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज भी हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, और पावर और इन्फ्लुएंस का जो कंपटीशन है वो अभी भी हम देख रहे हैं सामने। ऑनगोइंग स्ट्रगल जो यूएसए और चाइना के बीच में है, ये बेसिकली कंपटीशन मतलब राइजिंग कंपटीशन है पावर और इन्फ्लुएंस का, स्पेसिफिकली यूएस और चाइना के बीच में। और दोनों ही कंट्रीज़ इकोनॉमी और मिलिट्री रियार्म्स में आपस में कम्पीट कर रही हैं। फैक्ट ये है कि अभी कोई भी डेफिनेशन नहीं है, एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है मल्टीपोलर वर्ल्ड की। यूएसए अपनी जो है ग्लोबल हेगेमनी को रिटेन करना चाहता है, और ये नहीं चाहता कि मल्टीपोलर वर्ल्ड एग्जिस्ट हो। ट्रंप के अंदर, मतलब ट्रंप के नीचे यूएसए का जो एफर्ट है कि लिबरल जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको जो है ऑल्टर कर दिया जाए, और ये यूएसए के फेवर में बना दिया जाए। इसी वजह से इंडिया, रशिया, चाइना अनकंफर्टेबल फील करती हैं। जैसे ये पावर्स राइज कर रही हैं, जैसे कि मतलब पावर्स यहाँ पे इंडिया, रशिया, चाइना की बात की जा रही है, जैसे जैसे ये पावर राइज कर रही हैं, ये जो है प्रेफर करती हैं कि वर्ल्ड मल्टीपोलर हो, जिसमें इनका अपनी वॉइस हो और अपनी एक प्लेस हो। चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा फेवर में है मल्टीपोलर वर्ल्ड के ग्लोबल लेवल पर और यूनिपोलर वर्ल्ड के एशियन लेवल पर। तो यहाँ पे जो है चाइना का ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। चाइना खुद चाहती है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो ग्लोबल लेवल पर, बट एशिया के लेवल पर ये एक डोमिनेंट हेगेमनिक प्लेयर के रूप में इमर्ज होना चाहती है, और ये यूनिपोलर एशियन लेवल वर्ल्ड चाहती है। इसीलिए चाइना ने एम्बिशियस बॉर्डर BRI का जो है इनिशिएटिव शुरू किया था, दैट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि 70 कंट्रीज़ को स्पैन करता है। चाइना ने काफ़ी लाउडली और क्लियरली अनाउंस कर दिया था अपनी ग्लोबल एम्बिशंस को, और जैसे जैसे यूएसए एक डिक्लाइन करता है हेगमन के बीच में के रूप में, बाकी पावर्स जो है मल्टीपोलैरिटी के बारे में बात कर रही हैं। तो अब हाँ, एक किसी को मल्टीपोलैरिटी को कैसे मेजर करना चाहिए, तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। किसी भी कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो मेजर होगा उसकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ के बेसिस पे, और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ये डिपेंड करेगी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे, मिलिट्री स्ट्रेंथ के बेसिस पे, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पर और कल्चरल डायमेंशन पर। तो ये 4 डायमेंशंस हैं किसी भी कंट्री की नेशनल स्ट्रेंथ की: इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल। मेजरेबल टर्म्स की अगर बात करें तो चाइना, जापान और इंडिया ये लीडिंग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स हैं एशिया के अंदर। रशिया की अगर बात करें तो ये रशिया एक लीडिंग पावर है यूरेशिया में, जो कि बोथ यूरोप और एशिया में एक लीडिंग पावर है। अनडाउटेडली जो है रशिया एक लीडिंग मिलिट्री जायंट है। यूएसए जो कि ग्लोबल पावर है, उसके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है एशिया के अंदर, और जो सभी कंट्रीज़ को लीड करता है इस रीजन में इकोनॉमिक और मिलिट्री टर्म्स में। इसने अपने अलायंस सिस्टम को बिल्ड कर लिया है, और जिसने इस अलायंस सिस्टम ने ग्लोबल चेंजेस को भी एंड्योर किया है। अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ज़्यादा स्टेबल होगी या कम स्टेबल होगी, ये अभी नहीं कह सकते हैं।
सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि हम इकनॉमी में देखते हैं कि जो वीकर कंपनीज़ होती हैं वो अल्टीमेटली या तो मर्ज हो जाती हैं स्ट्रॉन्गर कंपनीज़ के साथ, या फिर जो है उनको जो है टेक ओवर कर लिया जाता है, उनको वो कंपटीशन में किल हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्लोबल एरिना की, जो वीकर पोल्स हैं या तो ये मर्ज हो जाएंगी स्ट्रॉन्ग पोल्स के साथ, जिससे कि फ्यूअर पोल्स जो है रिमेन करेंगी अर्थ के ऊपर। ये जो जियोपॉलिटिकल गेम है चेस का, ये फार कॉम्प्लिकेटेड है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर यूनिपोलर वर्ल्ड हो तो कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, इवन बाईपोलर वर्ल्ड में कम कॉम्प्लिकेशंस हैं। बट अगर हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करें तो इस जियोपॉलिटिकल चेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नॉर्म्स इवॉल्व होंगे, अलग अलग जो है आपके रूल्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व होंगे, और इन सब को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इमर्जिंग एरियाज़ जैसे कि क्लाइमेट चेंज हुआ, क्रॉस बॉर्डर फ्लोज हुए डेटा के, साइबर सिक्योरिटी हुई, लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स हुए, या फिर आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई, मशीन लर्निंग हुई, बिग डेटा एनालिटिक्स हुई। यहाँ पे जो है नए नए प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं और सबके अपने नए नए नॉर्म्स इमर्ज हो रहे हैं। स्पेस जो है एक नया बैटलफील्ड है, बैटल ग्राउंड है कॉन्फ्लिक्ट का, और हमने स्पेस के बारे में एक बार बात भी की थी सीएनए में। साइबर कॉन्फ्लिक्ट्स और साइबर वॉर्स ऑलरेडी जो है साइबर स्पेस में चल रहे हैं। ट्रेडिशनल थ्योरीज जो डिटरेंस की थी वो अनेबल हैं इस नए साइबर वॉरफेयर पर और नए इन्फॉर्मेशन से डील करने के लिए। बाकी जो वॉर्स होंगे वो ज़्यादातर हाइब्रिड वॉर्स होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉन स्टेट एक्टर्स ऑलरेडी जो है बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट डायनेमिक्स में। फॉर एग्जांपल टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन, ये जो है बहुत सारे कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी एक टूल के रूप में इमर्ज हुआ है नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए। तो कितना यूज़फुल होगा ये कंस्ट्रक्ट जो है मल्टीपोलैरिटी का इन टर्म्स ऑफ डिस्क्राइबिंग करंट बैलेंस ऑफ पावर और सॉल्यूशन थ्रू करने में, तो ये एक क्वेश्चनेबल है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। मल्टीपोलैरिटी जो है बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर करता है, स्पेसिफिकली डिफ्यूजन ऑफ पावर को कैप्चर करता है, बट इसकी वैलिडिटी काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आइडियाज़ को कम थ्रो करता है, जिससे कि वर्ल्ड पीसफुल बन सके, स्टेबल बन सके, इक्वल बन सके, लेस ग्रीडी बन सके, लेस कॉम्पिटिटिव बन सके, मोर कोऑपरेटिव बन सके और मोर लिवेबल प्लेस बन सके। जो प्रेजेंट थियोरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो बेस्ड है अनार्की पे, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन पे, ज़ीरो सम गेम पर, विनर टेक ऑल पर, और इस तरह की थिंकिंग जो है अभी प्रेवलेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और ये अनलाइकली है कि ये हमारी जो है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और रैम्पेंट एक्सप्लॉयटेशन जो है नेचर का, इनको सॉल्व कर पाएगी। इसीलिए हमें जो है कहीं और देखना पड़ेगा किसी और आइडिया का को जो कि 21st सेंचुरी में वर्क कर सके। चर्न ऑफ एशिया की बात करते हैं। एशिया जो है मल्टीपोलर बनता जा रहा है, ट्रेडिशनल बैलेंस ऑफ पावर जो है शिफ्ट कर रहा है एशिया में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पावर की है वो शिफ्ट कर रही है एशिया में, क्योंकि एशिया की तरफ शिफ्ट कर रही है, क्योंकि हमारे एशिया के अंदर बहुत सारे नए नए पावर्स इमर्ज कर रहे हैं। एशियन कॉन्टेक्स्ट में यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरबिया, ये इम्पॉर्टेंट पोल्स हैं। यूएसए का जो साइन है, ये देखा जा रहा है कि यूएसए के जो इन्फ्लुएंस है वो इरोड कर रहा है, और चाइना का जो असर्टिवनेस है वो इंक्रीज़ कर रहा है एशिया के अंदर। कंपटीशन यूएसए और चाइना का बेसिकली इसलिए है क्योंकि दोनों लोग एशिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, और ये रिफ्लेक्ट होता है यूएसए और चाइना के ट्रेड वॉर से। असर्टिव बिहेवियर जो एशिया का है, चाइना का है, वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, और इससे बहुत ज़्यादा डीप सस्पिशंस इमर्ज होते हैं, और यही वजह है कि यूएसए जो है जियो स्ट्रैटेजिक डायनेमिक्स को चेंज करने की कोशिश कर रहा है एशिया के अंदर और पैसिफिक के अंदर। इसीलिए जो इंडो पैसिफिक एक नया जियो स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट है जिसकी रेलेवेंस अभी डिबेटेड है। ये मतलब इतने सारे रीजनल इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद भी, जैसे कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन हुआ, APEC, EAS है, ADMM+ है, ARF है, बिम्स्टेक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, क्वाड है, SCO है। ये सारे रीजनल एसोसिएशंस हैं जो एशिया के अंदर काम करते हैं। फिर भी कोई भी कॉमन रूल बेस्ड आर्किटेक्चर एशिया के अंदर नहीं है जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके, और एशिया एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन के रूप में इमर्ज हुआ है। मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस
और ये मल्टीपोलैरिटी का इंडिकेशन है एशिया के अंदर, बट एक कॉमन थ्रेड लैक करता है जो इन सारे इंस्टीट्यूशंस को बाइंड कर सके, और इसी वजह से कुछ एनार्की होने की भी संभावना है। कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि क्वाड, ये एप्रीहेंशंस को इंक्रीज़ करते हैं चाइना में और बाकी कंट्रीज़ में। मेजर कंट्रीज़ जो कि एम्बिशियस पॉलिसीज़ को फॉलो करती हैं, वो फोकस करती हैं अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। जैसे कि चाइना परस्यू करता है चाइना ड्रीम को, क्योंकि इसकी एम्बिशन है मॉडर्नाइजेशन, और ये मॉडर्नाइजेशन करता है अपनी आर्म फोर्सेस का, जिससे कि चाइना की ड्रीम को ये कैरी आउट कर सके। इसी तरह से चाइना फोकस कर रहा है बाकी तरह के रिलेशनशिप को बिल्ड करने पे अपने नेबरहुड में, और उसके साथ साथ अलग ग्रेट पावर्स के साथ भी। ये पॉलिसीज़ जो है फोकस्ड हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस और रीच बढ़ सके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक मैनिफेस्टेशन है चाइना की डिटर्मिनेशन का कि वो राइज होना चाहता है ग्लोबल पावर हायरार्की में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कैरेक्टराइज है यूनिलेटरलिज्म से, और यहाँ पे कंसल्टेशंस लैक करते हैं। ये जो है बहुत सारी कंसर्न्स रेज करता है चाइना के इंटेंशंस को लेकर के। जापान को बहुत सारे सिक्योरिटी डिलेमास फेस करने पड़ते हैं चाइना के रिस्पेक्ट में। नॉर्थ कोरिया और रशिया ये भी अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ मेजर पावर। एफर्ट्स जो है ये जारी हैं जिससे कि आर्टिकल 9 जो है ये रिवाइज़ किया जा सके इसके कॉन्स्टिट्यूशन का, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे कि मिलिट्री पावर्स जो है जापान की इंक्रीज़ हो सकें। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जापान की, तो ये यूएसए के ऊपर डिपेंड करता है सिक्योरिटी के बेसिस पे, और इसीलिए यहाँ पे जो है फ्यूचर थोड़ा सा अनसर्टेन है कि आगे भी डिपेंडेंसी रहेगी या नहीं, क्योंकि जापान अपने आर्टिकल 9 को जो है चेंज करके अपनी मिलिटराइजेशन को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। इसी के अलावा यहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जापान अपने रशिया के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर सके, और ये जापान की फॉरेन पॉलिसी को एक नया कैरेक्टर देगा। उसके साथ ही जापान ने इंगेज करना शुरू कर दिया आसियान के साथ, इंडिया के साथ और क्वाड के साथ ज़्यादा क्लोजली। अगर आसियान कंट्रीज़ की बात करें तो ये खुद एक एंकर जो है एज ए स्टेबिलिटी के एंकर के रूप में बिहेव करती हैं, बट इनको जो है रिकंसाइल करना पड़ रहा है चाइना की शेडो के नीचे रहने में। आसियान के भी अंदर जो फिशर्स हैं, आसियान की यूनिटी में जो फिशर्स हैं, वो अभी सामने दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ यूएसए की तरफ कमिटेड हैं और कुछ कंट्रीज़ जो है चाइना के असर्शन को जो है अपोज करने की कोशिश करती हैं। बाकी कुछ कंट्रीज़ चाइना के साथ रहना चाहती हैं। तो यहाँ पे जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट हुआ या क्वाड का कॉन्सेप्ट हुआ, ये आसियान के द्वारा कुछ फियर और स्केप्टिसिज्म के साथ देखा जाता है। आसियान कंट्रीज़ टाइटली लिंक्ड है चाइना के साथ, और ये कंट्रीज़ चाइना से डरती भी हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मैन्यूवर का रूम थोड़ा सा कम हो जाएगा इस नए मल्टीपोलर एशिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने एक ह्यूज डिपेंडेंस जो है डेवलप कर ली है चाइना के ऊपर, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जो है यूएसए के ऊपर डिपेंड करता है सिक्योरिटी के लिए। तो अगेन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एक तरफ वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरी तरफ वो यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है अपने आप को हेज के रूप में देखता है यूएसए और चाइना के बीच में। उसके अलावा इसके खुद जो है अप्रोच क्वाड की तरफ एम्बिगुअस है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया अपने एंगेजमेंट्स को डीप कर रहा है और सप्लीमेंट कर रहा है इंडो पैसिफिक के साथ और क्वाड के साथ। इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं वो लाई करते हैं अफ्रीका के ईस्टर्न शोर से लेकर के पैसिफिक तक। इसीलिए इंडिया जो है वाइडर और इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट जो है इंडो पैसिफिक ऑर्डर का, उसकी तरफ पुश करता है, और ये नेसेसरली कंसाइड नहीं करता बाकी कंट्रीज़ के साथ। इसी के अलावा इंडिया का जो एम्फेसिस है इंक्लूसिविटी के लिए, इससे जो है बाकी क्वाड के मेंबर्स में स्केप्टिसिज्म क्रिएट हुआ है कि इशू इंडिया के सामने ये है कि वो अपने स्ट्रैटेजिक अलायंसेस को एक्सपेंड करके एक रोबस्ट सिक्योरिटी डायमेंशन को क्रिएट कर पाएगा कि नहीं। इंडिया को और इम्प्रूव करना होगा अपने डिलीवरी रिकॉर्ड को बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कि उसने अंडरटेक किया है, स्पेसिफिकली बिम्स्टेक रीजन की अगर बात करें तो वहाँ पर एशिया का जो जियो पॉलिटिकल कॉन्टूर है वो ये डिफ़ाइन किया जाएगा कि यूएसए और चाइना का जो कॉन्टेस्ट ऑफ सुप्रीमेसी है उसका क्या रिजल्ट निकलता है। यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वॉर है, इसके बहुत सारे कॉन्टूर्स हैं जहाँ पर
टैरिफ्स की बात होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात होती है, और US स्पॉन्सर्ड आइडिया इंडो पैसिफिक की बात होती है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस एंड नेविगेशन की बात होती है, जो चीज़ें चाइना को इरिटेट करती हैं। तो इसीलिए USA जो है नए नए पार्टनर्स को फाइंड कर रहा है एशिया की रियलिटीज़ के साथ डील करने के लिए, और एशिया में अपनी जो पावर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसी के अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे जो बाकी एशियन नेशंस हैं, सभी की अलग अलग अप्रोच हैं, अपनी अपनी स्ट्रैटेजिक अप्रोचेज़ हैं चाइना एशिया के अंदर अपनी हेगेमनी बनाने की और चाइना के साथ डील करने की। अब अगर हम बात करें रीसेंट ऑर्डर इवेंट्स की, जो कि इनएडिक्वेसीज को शो करती हैं एशिया के रीजनल ऑर्डर में, बहुत सारे लॉन्ग लिस्ट हैं क्राइसिस की, जो कि इनएडिक्वेसीज और लैक ऑफ रीजनल ऑर्डर की बात करती हैं एशिया के अंदर। कुछ इंस्टेंसेस में फोर्स और थ्रेट का जो है यूसेज किया गया है इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। कुछ इश्यूज़ हैं। पहला इशू है मिलिटराइजेशन जो है डिस्प्यूटेड आइलैंड का साउथ चाइना सी में, जिनका जो पोसेशन चाइना के द्वारा ले लिया गया है। दूसरा इशू है चाइना और जापान का डिस्प्यूट सेनकाकू आइलैंड के ऊपर। तीसरा इशू है चाइना का थ्रेट ताइवान को लेकर के। चौथा है रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस। पाँचवा है ट्रेड फिक्शन चाइना और USA के बीच में। छठा है आपका ग्रोइंग फुटप्रिंट्स जो है ISIS के सीरिया में और साउथ एशिया में, और मारावी का जो सीज है फिलीपींस में, ईस्टर संडे अटैक्स जो हुए थे श्रीलंका की चर्च पे। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि ISI का जो फुटप्रिंट है वो बढ़ता जा रहा है, और ये भी एक नॉन स्टेट एक्टर के रूप में एक्ट कर रहा है एशिया के अंदर। उसके अलावा एशिया की इनेबिलिटी है कि वो टेररिज्म जो कंट्रीज प्रमोट कर रही हैं उनके साथ डील नहीं कर पा रही है। फिर बार बार जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स अकर करते रहते हैं एशिया में, और उसका जो आफ्टरमाथ है उस पर जो है अच्छे से एशिया डील नहीं कर पाता। उसके अलावा USA का जो विड्रॉल है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस के ऊपर से, यहाँ पे भी जो है अगर हम बात करें वेस्ट एशिया में, तो यहाँ पे फ्रिक्शंस क्रिएट हुए हैं। USA के जो सैंक्शंस थे ईरान के ऊपर और रशिया के ऊपर, उससे उसके पार्टनर्स और एलाइज दोनों ही इम्पैक्ट हुए हैं। तो बहुत सारे जो है डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का जो इंटरप्ले है वो एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को चेंज करता है एशिया के अंदर, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके अलावा रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होने के बाद रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बहुत कम है। तो एशिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, बट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स कम है। तो हेगेमनी जो USA की है एशिया के अंदर, वो चैलेंज की जा रही है, और चाइना जो है राइज हुआ है हेगेमन के ऊपर अंदर रूप में, बट इसकी राइज काफ़ी डाउटफुल है, क्योंकि बहुत सारे पोल्स हैं एशिया के अंदर जो चाइना को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा इंडिया एक पोल है, फिर रशिया एक पोल है, फिर आपकी जापान एक पोल है, और बाकी जो है सब रीजनल प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक सिंगल कंट्री डिसिसिव रोल नहीं प्ले करता चाइना के एशिया के अंदर, और एशिया के जो नेशंस हैं वो इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग स्केल के ऊपर, बट एफर्ट ये है कि वो अपने रेस्पेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो डिस्कनेक्ट है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बीच में, और इसी वजह से टेंशन्स क्रिएट होती हैं। इसीलिए एक डेंजर है कि फ्रेश टेंशन्स फ्लेयर अप हो सकती हैं जैसे जैसे पावर चेंज होगी। USA जो है डिस्क्राइब करता है चाइना और रशिया को उसके स्ट्रैटेजिक राइवल्स के रूप में, और कंटेस्ट जो है सुप्रीमेसी का USA और चाइना के बीच में ये प्ले आउट होता है बहुत सारे डायमेंशंस में। अब इंडिया की क्या अप्रोच है? इंडिया कॉन्शियस है मल्टीपोलर वर्ल्ड के राइज के लिए, और ये चाहती है कि एक अच्छा सा रोल प्ले कर सके अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ के बेसिस पे। इसने स्ट्रेंथन किए हैं अपने रिलेशंस USA के साथ और जापान के साथ। उसके अलावा इंडिया एक एक्टिव प्लेयर है ब्रिक्स में, RIC में, ट्राइलेटरल SCO के बीच, फिर RIC ट्राइलेटरल में, SCO में, EAS में। उसके अलावा इंडिया की जो की कंसर्न है कि वो इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहता है अपनी फॉरेन पॉलिसी की, और ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसके अलावा इंडिया किसी भी मेजर मिलिट्री अलायंस के फेवर में नहीं है। नॉन अलाइनमेंट जो है रिप्लेस हुआ है मल्टीपल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप्स के रूप में, और की चैलेंज इंडिया के सामने ये है कि वो फॉरेन पॉलिसी को नेविगेट करे इस चेंजिंग वर्ल्ड कॉन्टूर में, और स्पेसिफिकली US चाइना रशिया डायनेमिक्स का जो कॉन्टूर है वहाँ पे अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को इंडिपेंडेंट रख सके और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मेंटेन कर सके। फ़िलहाल इंडिया जो है लैक करता है ऐसी पावर कि वो ग्लोबल रूल्स को चेंज कर सके या रीजनल आर्किटेक्चर को चेंज कर सके। बट सिचुएशन अगले 10 साल में चेंज हो सकती है, क्योंकि हमारी जो नेशनल स्ट्रेंथ है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ है, वो ग्रो करेगी।
इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस और कंस्ट्रेंट्स को फेस करता है एक फॉरेन पॉलिसी को बनाने में, और सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेंट है कि वो ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन को रिटेन करना चाहता है। नेविगेट करना रशिया, चाइना और यूएसए के बीच में एक चैलेंज है। यूएसए जो है इंडिया को एक डायरेक्शन में पुल करना चाहता है और चाइना और रशिया उसको दूसरी डायरेक्शन में पुल करना चाहते हैं। इंडिया किसी पोजीशन में नहीं है कि वो टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हो सके किसी भी मेजर पावर से। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल जीडीपी का और ग्लोबल ट्रेड का, वो अभी लो है और बहुत ज़्यादा ग्लोबल सिचुएशन में हम डिफरेंस नहीं ला सकते। ना तो हम एक परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के, हमारी इकनॉमी ग्रो कर रही है, बट जो इनोवेशन का लेवल है इकनॉमी के अंदर वो काफ़ी कम है। हमें जो है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना है, हमारी कैपेबिलिटी जो नेवी की है उसे डेवलप करना है, और यहाँ पे हमें जो है अपने रिसोर्सेज को इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट होगी रिसोर्सेज की, जो कि काफ़ी मुश्किल से इंडिया के पास आ रहे हैं। इंडिया को ज़रूरत है कि वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करे, जो कि अभी केवल जीडीपी का 1.5% है, जो बाकी पावर जो जितने भी हमारे सिक्योरिटी चैलेंजर्स हैं उनसे काफ़ी कम है। इंडिया की जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट आसियान के साथ है वो अभी भी लोअर लेवल पर है। उसके अलावा हमारी जो सीरियस सिक्योरिटी डिलेमा है वो चाइना और पाकिस्तान के नेक्सस से है। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको क्या करना है? इंडिया की इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है, जिससे कि इंडिया एक इन्फ्लुएंशियल प्लेयर के रूप में इमर्ज हो सके मल्टीपोलर वर्ल्ड में। उसके लिए हमें एनहांस करना होगा अपनी विजिबिलिटी को इंडो पैसिफिक में। हमें पुश करना होगा क्वाड के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए। हमें स्ट्रेंथन करनी होगी पार्टनरशिप यूएसए के साथ और रशिया के साथ, और हमें जो है नेग्लेक्ट नहीं करना है यूरेशिया के लिए, यूरेशिया को, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है, इंडिया पैसिफिक की तरह ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक पीसफुल और स्टेबल मल्टीपोलर वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करें, तो हमें जो है डिस्टिंक्ट इनिशिएटिव्स के साथ आना होगा, और कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में हमें जो है पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। जैसे कि हमें पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी रेडिकलाइजेशन के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। उसके अलावा हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, फूड, वाटर, एनर्जी, हेल्थ सिक्योरिटी, इन सब में हमें कैपेसिटी को बिल्ड करना होगा। बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ हैं जो इस तरह का एंगेजमेंट करना चाहती हैं इंडिया के साथ। तो इंडिया का जो डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस है, जैसे कि डिजिटलाइजेशन इकनॉमी का, ई गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हेल्थ सिक्योरिटी जो कि हमने आयुष्मान भारत के रूप में शुरू की है, ये सारी चीज़ें हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती हैं, और ये बाकी कंट्रीज़ के लिए भी एक इंटरेस्ट की पॉइंट है जो इंडिया से कुछ लेसन्स को लर्न करना चाहती हैं। इंडिया की अपनी स्ट्रेंथ है, बट इसको परस्यू करना होगा एक स्ट्रैटेजी को जो कि इंक्लूसिव हो, मतलब सबका साथ सबका विकास वाली स्ट्रैटेजी को हमें परस्यू करना होगा, जो कि एक ऑल्टरनेटिव है कॉम्पिटिशन बेस्ड अप्रोच को जो आज प्रेवलेंट है। उसके अलावा इंडिया को कंटिन्यू करना होगा अपने एफर्ट्स, मतलब हमारे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म के एफर्ट हैं उनको कंटिन्यू करना होगा, इंक्लूडिंग यूएनएससी। इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग मिशन का, और एक परमानेंट सीट अगर यूएनएससी में इंडिया को मिल जाएगी तो काफ़ी हेल्प होगी। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में नेविगेट करने के लिए इंडिया को अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को हार्नेस करना होगा, जो कि हमारे सिविलाइजेशनल कैरेक्टर में लाई करती है और सॉफ्ट पावर में लाई करती है। वर्ल्ड को प्योरली एक बैलेंस ऑफ पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना एक गलती हो सकती है। बैलेंस ऑफ पावर नेसेसरली पीस नहीं लेकर के आता। कोई भी फर्दर ब्रेकडाउन अगर बैलेंस ऑफ पावर में होगा तो इससे जो है बहुत ज़्यादा वॉर्स और ब्रेकडाउन्स छिड़ सकते हैं, जो कि हमें यूरोप से लर्न करना चाहिए। तो ये लेसन्स हमें जो है 20th सेंचुरी से लर्न कर रहे हैं, और इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर का जो सिस्टम है वो हमें टीच करना होगा। वर्ल्ड को नए आइडियाज़ चाहिए, और वर्ल्ड को प्रायोरिटी देनी होगी पीस के लिए, पीस को प्रायोरिटी देनी होगी कॉन्फ्लिक्ट के बजाय। बैलेंस ऑफ पावर जो थ्योरी है उसके ये काफ़ी लिमिटेड एक कॉन्सेप्ट है, और ये हमारी मिजरीज़ को मिटिगेट नहीं करता, सफरिंग्स को मिटिगेट नहीं करता, इनइक्वालिटीज़ को मिटिगेट नहीं करता है, और कॉन्फ्लिक्ट्स, डिज़ास्टर्स, लैक ऑफ गवर्नेंस, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज़, इन सबको जो है मिटिगेट नहीं करता है। बाकी हमें जो है डिफरेंट अप्रोच चाहिए ऐसे वर्ल्ड से डील करने के लिए। इंडिया के थिंकर्स जैसे कि स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी, इन्होंने बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया था कि हमारी जो 5000 साल पुरानी इंडियन सिविलाइजेशन है, जिसका कैरेक्टर था टॉलरेंस का, हार्मनी का, एथिक्स का, मोरालिटी का, नॉन वायलेंस का, सर्च फॉर ट्रुथ का, ये जो है मॉडर्न वर्ल्ड को मार कर सकती है। मॉडर्न वर्ल्ड के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के रूप में सर्व कर सकती है। एक ऐसा वर्ल्ड जो कि वॉर से घिरा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट से घिरा हुआ है और वायलेंस से घिरा हुआ है। गांधी जी का बेसिक आइडिया
ट्रस्टीशिप का आज भी वैलिड है इस ऐसे एनवायरनमेंट में। आज की जनरेशन को ये सोचना चाहिए कि वो एक कस्टोडियन है नेचर की वेल्थ का और उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता फ्यूचर के डेट्रीमेंट के लिए। हमें जो है वेल्थ को ट्रस्ट में होल्ड करना है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए पास ऑन करना है। ऐसे आइडिया को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए नए मॉडल्स में जो कि वर्ल्ड में इमर्ज कर रहे हैं। ये एक मिस्टेक होगी कि इन कॉन्सेप्ट को हम पैसिफिस्ट या उटोपियन के रूप में देखें। हार्श रियलिटी रियलिज्म की नेगलेक्ट नहीं की जा सकती। ये क्लियर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, जो कि एक ट्रीटी थी स्टेट क्राफ्ट पर, जो कि 4th सेंचुरी BC में लिखी गई थी। किंग से कहा गया था कौटिल्य के द्वारा कि वो हमेशा अपनी प्रजा के इंटरेस्ट में काम करे। उसको जो है स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए था जो कि धर्म पे बेस्ड था। उस किंग को एडवाइस किया गया था कि वो इंटरनल स्ट्रेंथ को मेंटेन करे और एक्सटर्नल अलायंसेस को भी मेंटेन करे। किंग की फॉरेन पॉलिसी जो है वो मंडला थ्योरी पे बेस्ड होनी चाहिए, मतलब कि एक सिस्टम ऑफ अलायंस जो कि रियलिस्टिक असेसमेंट पे बेस्ड हो, ग्राउंड सिचुएशन के रियलिस्टिक असेसमेंट पे बेस्ड हो। ऐसी जो पावर है, बट जो पावर है वो हमें धर्म के अकॉर्डिंग ही होल्ड करनी है। रूल बेस्ड ऑर्डर एसेंशियली जो है धर्म को सर्च करता है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में। तो मेंशन यहाँ पे हमें करना होगा यूनिक इनिशिएटिव का, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा और प्राइम मिनिस्टर अबे के द्वारा 2015 में हुआ था, जहाँ पे हमने हिंदू बुद्धिस्ट संवाद नाम का एक इनिशिएटिव चालू किया था। ये एक डायलॉग था हिंदू और बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन, एशिया की हिंदू और बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन के बीच में। 4 मीटिंग्स हुई थी जहाँ पे स्कॉलर्स, थिंकर्स, प्रैक्टिशनर्स और एक्सपर्ट्स आए थे, और ये मीटिंग्स 2015 से 18 के बीच में हुई थी, जहाँ पे स्कॉलर्स सभी रिलीजन्स के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ यहाँ से इमर्ज हुए थे, और एक आइडिया था कि हम ऑल्टरनेटिव थिंकिंग को जनरेट करें जिससे कि वर्ल्ड पीसफुल रिमेन कर सके। तो इंडिया और जापान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था अक्टूबर 29, 2018 में, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि दोनों मिनिस्टर्स ने ये कहा था कि जो संवाद की जो सीरीज़ है इसने यूनिवर्सल वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम, ह्यूमनिज्म, डेमोक्रेसी, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, इनको जो है इनके बारे में डिस्कशन किया है, जो कि इंडिया और जापान दोनों के द्वारा शेयर की जाती हैं। न केवल ये इंडिया और जापान दोनों की एक लॉन्ग हिस्ट्री है एकेडमिक, स्पिरिचुअल और स्कॉलरली एक्सचेंज की, और ये जो आइडियाज़ हैं ये न केवल इंडो पैसिफिक में बेनिफिट लाएंगे बट वर्ल्ड के लिए भी बेनिफिट लाएंगे। तो हमें इस तरह के डायलॉग्स और आइडियाज़ की ज़रूरत है। वर्ल्ड जो कि अभी वेस्टर्न आइडियाज़ पे बहुत लंबे टाइम तक चल चुका है, वेस्टर्न स्कॉलर्स को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरी थी उनकी, वो धीरे धीरे उसमें जो है प्रॉब्लम्स उसकी जो है सामने आ रही हैं। ये वेस्टर्न स्कॉलर्स भी नए आइडियाज़ को सर्च कर रहे हैं, चाइनीज़ भी नए आइडियाज़ को सर्च कर रहे हैं चाइनीज़ एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो क्या इंडिया नहीं कर सकता है? इंडिया के स्कॉलर्स और थिंकर्स सीरियसली इस तरफ रिफ्लेक्ट करने चाहिए, जिससे कि हम एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड करें जो कि इंडिया के सिविलाइजेशनल और कल्चरल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो। प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है मल्टीलेटरल फोरम्स में कई बार वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, जहाँ पर वर्ल्ड इज ए फैमिली की बात की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखना, मतलब पीस फॉर ऑल, और ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी, जहाँ पर हमने बात की है सागर की, मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, एंड सबका साथ सबका विकास, मतलब वी वर्क टुगेदर फॉर एवरीवन्स डेवलपमेंट, जो कि एप्लीकेबल हैं ग्लोबल सिचुएशन में भी। पीएम मोदी ने फोर फ्रंट पे रहे हैं ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, और वो चाहते हैं कि ऐसे आइडियाज़ जो है मॉडर्न वर्ल्ड की एक बेस के रूप में वर्क करें। अपनी डावोस की स्पीच में भी उन्होंने कहा था कि इंडिया के स्क्रिप्चर्स को करते हुए उन्होंने रेफ़र किया था ऋग्वेद की एक हिम को, ओम सह नवंतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहे तेजस्वी न वधिस्मस्तु माँ विदिशावहे, मतलब मे वी ऑल बी प्रोटेक्टेड, मे वी ऑल बी नरिश्ड, मे वी ऑल वर्क टुगेदर विद ग्रेट सिनर्जी, मे अवर इंटेलेक्ट बी शार्पन्ड, मे देयर बी नो डिस्कॉर्ड बिटवीन अस। तो हमें जो है ऑल्टरनेटिव मॉडल्स को बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिससे कि एक पीसफुल और स्टेबल वर्ल्ड जो है क्रिएट किया जा सके, और ये नीड अभी तुरंत है। इंडिया को अपने डिफेंसिव माइंडसेट से ओवरकम करना चाहिए, और ये इंडिया जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव के लिए, जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड को की बेस के रूप में एक्ट कर सकता है। इंडिया जो है स्पिरिचुअल बेस दे सकता है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, जो इस वक्त सिर्फ अपने जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड इस वक्त अपनी जो है नैरो इंटरेस्ट से ग्रसित है। इससे बाहर बढ़ने के लिए हम एक स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकते हैं, जिससे कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड पीस की तरफ एक्ट करे। तो ये हमारा जो है ऐसे हो जाता है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो हम ऐसे की इस तरह की सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू करेंगे।
तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।